दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की, आधुनिक भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे थे और अब हम यहाँ कांग्रेस तक पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस का जो पहला चरण है जिसको कहा जाता है उदारवादी युग, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कब से कब तक रहा भैया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी युग 1885 से 1905 तक का है, जिसपे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमने ये डिस्कस पिछले वीडियो में कर लिया था कि कैसे किन परिस्थितियों में कांग्रेस का गठन किया गया। अब वहां पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के हालांकि थे, तो मध्यम वर्ग से ऊपर के लोग बाग वकील थे, शिक्षाविद हुआ कर रहे थे, डॉक्टर हुआ कर रहे थे, चिकित्सक के अलावा भी जो उद्योगपति समूह था वो ही केवल इस कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और ये सभी के सभी लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है उनके हिसाब से ही काम होता रहे और धीरे धीरे उनको हम इस चीजों से अवगत कराते रहे। मतलब उनके सपोर्ट के लिए एक प्रकार से ये कांग्रेस का गठन किया गया था, जिसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन धीरे 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 अचानक से कुछ चेंजेस आना चालू। तो अभी शुरुआत है कांग्रेस की। शुरुआत में तो भाई आप तेज नहीं चल सकते, है ना, क्योंकि कभी भी उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है आपको। तो ऐसी कंडीशन में शुरुआत में किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने आप को बढ़ावा दिया, उस युग को, उस समय को, उस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जो हुआ स्टार्ट 1885 से कांग्रेस के बनने के साथ अगले ही 10 सालों तक। कौन सा? 1885 से 1905 तक, सॉरी 20 सालों तक, माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो भैया क्या हुआ कि इस आंदोलन में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है ये, कांग्रेस सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है कांग्रेस को, ठीक है। सो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन कहला रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का सपोर्ट। और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हो गई थी? 1885 से हो गई थी, जब से कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। इसके साथ साथ इसमें कई उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 यही वो दिन है जब क्या हुआ था, भारत को आजादी मिल गई थी। तो ये आंदोलन जारी रहा तब तक। 1857 ये आपको याद होगा और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है, 1857 की क्रांति, जिसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। तो इस क्रांति या विद्रोह के कारण अंग्रेज लोग घबरा गए थे और उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है वो बड़ी तेजी से फैलना चालू हो गया था। और इसी को प्रारंभ माना जाता 1857 की क्रांति को। किसका? भारतीय राष्ट्रवाद के। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी क्या किया था, लोगों को जागरूक कर दिया था राष्ट्रवाद के लिए। और यही सारी चीजें जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय राष्ट्रीय जागरण में, ठीक है भैया। सो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को हमने यहां 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से 3 भाग थे? जिसमें हमने उदारवादी प्रथम चरण, दूसरा द्वितीय चरण उग्रवादी और तीसरा गांधीवादी चरण कहला रहा था। तो इस काल में, यानी कि पहले चरण की हम बात कर रहे हैं 1885 से 1905 तक, 20 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई थी 85 में, और इस समय तक इसका लक्ष्य कुछ बना नहीं था। कांग्रेस का कोई लक्ष्य नहीं था कि क्या किया जाए, भाई बन तो गए हैं, अब बताओ क्या करें, क्या करें। तो फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आना चालू। कोई भी चीज अचानक से नहीं हो जाती है ना। सो धीरे धीरे, यहां स्टार्टिंग में जब बनी थी तब इनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन आगे चल के आजादी का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करती है ये। तो उस समय आंदोलन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं, कुछ थे, सब नहीं थे, है ना। बुद्धिजीवी जो थे मध्यम वर्ग से हुआ कर रहे थे। तो वही सारे लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, किसका? कांग्रेस का, शुरुआती चरणों में। और यह जो वर्ग हुआ कर रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया था। कहां से पढ़े थे? ये यूरोप से ही पढ़ के आए थे। सो पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ कर रहे थे। ये पढ़े लिखे लोग पश्चिम से ही पढ़ के आए थे। तो ये लोग कह रहे थे कि भैया वहां यूरोप में तो ऐसा चलता है, उदार होना, लिबरल बन जाना, कि सबको बराबरी मिले, ये हो वो हो, इस टाइप की सारी चीजें जो है उसको मान रहे थे। उसी हिसाब से ये लोग भी अपना काम स्टार्ट कर देते। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ उदारवादी राष्ट्र नेता जो थे उनका प्रभाव यहां पे पड़ता है। किस पे? कांग्रेस पे, और उनका वर्चस्व स्थापित यहां पे हो जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? क्यों उदारवादी हुआ, उग्रवादी क्यों नहीं हुआ? नहीं भैया,
आदमी उदारवाद से प्रेरित था और उदारवादी नेता, मतलब जो नेता उदारवाद को समर्थन कर रहे हैं, उनका यहां कांग्रेस में वर्चस्व था। इस कारण से इस युग को उदारवादी युग कह दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से नेता उदारवादी नेताओं में आएंगे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो तत्कालीन अगर बात करें राष्ट्रवादी उदारवादी नेताओं की, तो प्रमुख कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद राणाडे साहब, फिरोज शाह मेहता साहब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दीनसो वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये राजनीतिक गुरु हैं भैया गांधी जी के। ठीक है, मदन मोहन मालवीय साहब, ये सभी के सभी राष्ट्रवादी नेता कौन से हैं? उदारवाद को समर्थन देने वाले लोग हैं। याद रख लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती 20 वर्ष मतलब 85 से 1905 में इन्होंने क्या किया? उदार नीति का पालन किया। कौन सी उदार नीति? कैसे उदार नीति? इसलिए कांग्रेस के इस काल को उदारवादी राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। ठीक है, अब भैया ये जो सदस्य थे भारतीयों के धर्म जाति, ये जो इनमें पक्षपात कर रहे थे लोग बाग, उसमें क्या है खत्म करने की बात कर रहे थे, पक्षपात ना करा जाए। मानव में समानता की बात, कानून की समानता की बात, और भैया नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार करना, वही तो है उदारवाद। उदारवाद का क्या मतलब? उदारवाद का यही मतलब है स्वतंत्रता और समानता। क्या भैया? स्वतंत्रता, समानता, समानता के अलावा बंधुत्व, ये तीन विचार जो हैं यही क्या है? ये फ्रांसीसी क्रांति से मिले हैं। हालांकि इनको उदारवाद ही कहा जाता है कि सभी लोगों को बराबरी हो, कुछ चीजों की स्वतंत्रता हो और आपस में भाईचारा बना रहे। यही काम कौन कर रहे हैं? उदारवादी लोग कर रहे हैं, और इसी से क्या कर रहे हैं? ये अपनी संस्था के विकास की बात कर रहे हैं। हालांकि देखो, ये विचारधारा भी भारत में आम तो थी नहीं, क्योंकि आम जनजीवन के जो लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग, जनसाधारण लोग, वो नहीं जानते इन विचारों को। जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो भैया आपने उन लोगों में इन सारे विचारों का प्रचार प्रसार करवाया, तो प्रचार प्रसार करवाया तो ये लोग भी कांग्रेस से जुड़ना चालू हुए, और जब ये कांग्रेस से जुड़ गए तब राष्ट्रव्यापी संस्था के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन है? कांग्रेस डेवलप होगी, है कि नहीं? तो यही हो रहा है। तो उदारवादी नेताओं का मानना यह था कि भैया संवैधानिक तरीकों से, क्या भैया? संवैधानिक तरीके अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? देश को आजाद करा सकते हैं। उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, हम जैसे हैं रूल्स के हिसाब से काम करेंगे, रूल फॉलो करके काम करेंगे और हमें आजादी मिल सकती है। ऐसा मानना किसका था? उदारवादी नेताओं का मानना था। तो इनकी क्या क्या मांगे थी भैया उस समय? उदारवादी लोग, कांग्रेस का वर्चस्व उनका, उदारवादी लोगों का, तो उनकी जो मांगे हैं वो उदारवादी मांगे होंगी। क्या क्या मांगे थी? सो इस समय समृद्धशाली मतलब पैसे वाले औद्योगिक घरानों के लोग भी कांग्रेस से जुड़े थे। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, जिसमें कौन कौन थे हमने बताया? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार, यही लोग क्या है? समझदार लोग शामिल हुआ करते थे। और इन्हीं नेताओं ने अंग्रेजों की क्या है? न्याय करने की शक्ति, न्याय प्रियता, कि भैया ये लोग न्याय तो करते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। इस पर इनको पूरा विश्वास था। किनको? इन लोगों को। और ये अंग्रेजों को दुश्मन नहीं मानते थे। ठीक है, क्या मानते हैं? मित्र मानते, कि भैया इनसे अच्छे से व्यवहार करो, इन्हें बताओ चीजें तो शायद ये सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भैया ये लोग कैसे लोग हैं? ये जस्टिस वाले लोग हैं, ये न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय करना इनका धर्म बनता है। ऐसा मानते थे, लेकिन बाद में समझ में आ गई धीरे धीरे कि है ये तो दिखावे वाली बात है। चलो, सो नेता क्या करते थे? प्रार्थना पत्र, आवेदन देते थे, है ना, कि श्रीमान जी सेवा में ये महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो पानी का नल जो है उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें, धन्यवाद। ठीक है, तो कौन सुनेगा? सुनेगा कोई? इनको तो ये लगता था, लेकिन ठीक है। प्रतिवेदन, ये प्रतिवेदन मतलब ये आवेदन है, ये प्रतिवेदन है, और संस्मरण पत्र हो गए, और कुछ लोगों की टीम जाके चर्चा कर रही कि महोदय ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं। तो शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने क्या है? अपनी मांगे रखते थे। कौन?
उदारवादी लोग। ठीक है भैया, इस काल में कांग्रेस से देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, क्या किया कि भैया कुछ रियायतें दे दो। क्या क्या रियायतें दे दो? तो भैया रियायतें ऐसी थी कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। विधान परिषद समझ रहे हैं, जहां पे विधि विधान बनाए जा रहे हैं। क्या भैया? विधि विधान। विधि विधान का मतलब है कानून, और कानून बनाते थे कहां पे? विधान परिषदों में। तो इनको बढ़ाया जाए ताकि उसमें भारतीय लोग भी जा पाए। परीक्षा जो हो रही थी कौन सी? आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विसेज की नहीं, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की। उसकी न्यूनतम आयु जो कम कर दी थी उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है भैया, और परीक्षा का भारत में और इंग्लैंड में एक साथ आयोजन हो, क्योंकि अभी तक तो इंग्लैंड जाना पड़ता था परीक्षा देने। ठीक है, पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा साहब। अधिक भर्ती निकाली जाए किसके लिए? भारतीयों के लिए। और वायसराय और गवर्नर, वायसराय पूरे भारत का होता था, गवर्नर प्रांत का होता था। सो इनके लिए क्या होता था? कार्यकारिणी। कार्यकारिणी का मतलब होता है एक मंत्रिमंडल टाइप का, जो पूरी काउंसिल होती थी, वो दोनों के लिए अलग। तो इसमें भारतीयों को क्या किया जाए? प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनकी कार्यकारिणी में भारतीयों को रखा जाए। ये सारी की सारी मांगे किसकी थी? उस समय उदारवादियों की हुआ कर रही थी। ये सभी मांगे हीन से हीन शब्दों में याचना के रूप में, हीन से ऐसा मतलब दिखावा, दिखावा इन द सेंस कि इस हिसाब से मांग कर रहे हैं कि लगे ऐसा कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो संवैधानिक तरीकों से इसको प्रस्तुत किया जाता था, और इसके लिए लचीलेपन और संचित व्यवहार के रूप में इसने, क्योंकि इसमें मतलब मांगने की आदत सी समझ में आ रही है, तो इसी कारण तिलक साहब जो है उन्होंने क्या किया? इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति माने भीख मांगना। क्या भैया? भीख मांगना। तो भीख मांगने की उपमा दे दी कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं अंग्रेजों के सामने। राजनीतिक भिक्षावृत्ति। और ये कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा राजनीतिक भिक्षावृत्ति? किसको? उदारवादी नेताओं की नीतियों को। तो किसने कहा है? तिलक साहब ने कहा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और तिलक साहब कौन थे? ये वो लोग थे जो याचक नहीं थे, ये क्या थे? ये तो भैया मांगते नहीं थे, ये छीन लिया करते थे, है ना? तो भैया उग्रवादी व्यक्ति थे। उग्रवादी मतलब अगला टर्म जो आएगा वो। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लग गई। कैसे बढ़ने लग गई? क्योंकि लोगों को चलो पहले शुरुआती चीजें तो सिखाई आपने, तो भैया काफी बढ़ गई। संस्था का प्रतिनिधित्व तो पहले जो बौद्धिक वर्ग के लोग कर रहे थे, हमने देखा कि भैया वकील थे, पत्रकार थे, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, उद्योगपति लोग। तो अब ये जनसाधारण लोग भी इससे जुड़ गए, है ना? तो जड़ें अब मजबूत हो रही हैं आपकी कांग्रेस की, है कि नहीं भैया? तब नहीं हिला पाएंगे अब कोई इसको। अंग्रेज लोग पहले हिला देते जब जड़ें मजबूत नहीं है, अब नहीं हिला पाएंगे। तो अब ये समय है कि अब मांगने की प्रवृत्ति छोड़ के हम क्या है? जबरदस्ती करके पाने का काम करेंगे। सो कांग्रेस की नीतियों में चेंज आएगा, जिसको क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। ठीक है, सो प्रतिवर्ष होने वाले अधिवेशनों में भी प्रतिनिधियों की संख्या, मतलब जो जनसाधारण लोग हैं, वो बढ़ने लग जाता है। बेल्वी कमीशन, बेल्वी कमीशन जो है वित्त आयोग बनाया गया था एक वित्त के लिए। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। और क्या है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता साहब, दीनशाह वाचा और गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी जो लोग थे जो समाज के सबसे अधिक प्रगतिवादी तत्व और देशभक्त थे, सच्चे, ऐसा बोला जाता है। इन्हीं लोगों ने 1886 में क्या किया? एक लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करवाई, और 1862 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित करवाया। कब की बात है ये? 86 में नहीं है, ये 92 है ना? यहाँ गलत लिख गया है, 92। ठीक है, चलिए, सरकार ने उनके अनुरोध पर क्या किया? व्यय समीक्षा करने लगे। पैसे ऐसे का खर्चा कहाँ होता है, उसकी समीक्षा करने के लिए 1896 में ये बेल्वी कमीशन है, इसको नियुक्त किया था। तो ये पूछ लिया जाता है उदारवादियों में दो तीन काम मशहूर हैं। क्या क्या? एक तो लोक सेवा आयोग की नियुक्ति इन्होंने करवाई, और दूसरी चीज क्या करवाई? भारत परिषद अधिनियम
बनवाया और वेलबी कमीशन की खर्चा पानी कहां हो रहा है। सो ये इन्हीं के प्रयास थे, किसके प्रयास थे, उदारवादी नेताओं के प्रयास से ये सारे के सारे काम हो पाए हैं भारत में। शुरुआती तौर पे मजबूती भी यही प्रदान हुई और जनसाधारण के साथ जुड़ाव भी क्या हुआ, यहीं पर होना चालू हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे कैप्सूल की। कैप्सूल मतलब उन टर्म्स की जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। जल्दी जल्दी 5 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। सबसे पहले तो 28 दिसंबर 1885 क्या है ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस का गठन है। क्या है, कांग्रेस का गठन। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और भैया कांग्रेस की स्थापना इसी समय हुई, कहां हुई, बंबई में हुई। और बंबई के कौन से विद्यालय में हुई, संस्कृत विद्यालय में। क्या नाम है भैया उसका, तो गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यही वो जगह है जहां कांग्रेस की स्थापना करी जाती है। 72 सदस्य थे टोटल, कहां पे, यहां पे, जब इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, चलिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कौन है भैया, ये प्रथम अध्यक्ष है किसके, किसके अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी। एओयूम ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन ह्यूम इनको बोलते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये संस्थापक हैं, क्या है भैया, ये संस्थापक है। कांग्रेस बनाई किसने, इन्होंने। ये रिटायर्ड कौन थे, आईसीएस हुआ करते थे। आईसीएस मतलब इंपीरियल सिविल सर्वेंट हुआ कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी भैया, इनकी हमने डिस्कस करी थी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि भारत का धन कैसे जा रहा है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। उदारवादी नेताओं में से बहुत प्रमुख नेता थे बदरुद्दीन तैयब जी। देखो आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के। ठीक है, कौन, दूसरे अध्यक्ष। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। फिर इसके बाद मद्रास अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अध्यक्ष हैं, ये 1887 में होता है। और पहले प्रथम कौन, मुस्लिम अध्यक्ष हैं भैया कांग्रेस के। याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी। जॉर्ज यूल ये चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं 1888 के। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कहलाते हैं, कौन भैया, अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूल हो जाते हैं कांग्रेस के। और चौथे अध्यक्ष थे ये टोटल, चौथे नंबर में, मतलब कब, 1888 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हो जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है। और बस इसी के साथ आपका ये वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्वितीय चरण की, उग्रवादी चरण। भैया यहाँ क्या क्या धूम धड़क का होने वाला है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।